शुरू। देखिए बच्चों, आप जानते हो कि इंग्लिश ग्रामर में हर एक चीज का महत्व है। जैसा कि आपने छोटी क्लास में आप पढ़ते हो कि ग्रामर क्या है। ग्रामर वह कला है जिसके द्वारा हम हिंदी, इंग्लिश या अन्य किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं। अगर हमें ग्रामर का सही तरीके से अभ्यास नहीं होगा तो हम किसी भी भाषा को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे और ना ही इसको सही तरीके से बोल पाएंगे। तो इसलिए ग्रामर का बड़ा ही महत्व है। और इंग्लिश ग्रामर में हमें हर एक चीज का हर एक नियम का भली प्रकार से सही तरीके से हमें ज्ञान होना चाहिए और तब हम अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन हो, चाहे वो राइट यूज ऑफ वर्ब्स हो, चाहे वो राइट यूज ऑफ सीक्वेंसेस हो, चाहे वो राइट यूज ऑफ मॉडल्स हो, ऑक्सिलरीज हो। कहने का मतलब यह है कि जब हमें ग्रामर का सही तरीके से ज्ञान होगा तो हम किसी भी भाषा को, चाहे वो कोई भाषा हो, उसको हम अच्छे तरीके से बोल लेंगे। और इंग्लिश ग्रामर में आपको छोटे क्लास में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, जैसे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब आपको पता है और इनकी परिभाषाएं भी आपको पता है। इनके आपने पार्ट्स भी पढ़े होंगे और जब आप कक्षा 11 में जाओगे तो इनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके पार्ट्स का भी बहुत ही महत्व है। खैर चलते हैं आज हम आपको पढ़ाते हैं पैसिव वॉइस। तो अंग्रेजी ग्रामर में पैसिव वॉइस क्यों बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य जानते हो। आपका मैं बता रहा हूं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर का बहुत ही महत्व है और ग्रामर में हर एक सीक्वेंसेस जो हैं उनका अपना यूज है और इसीलिए इनका फॉर्मेशन हुआ है, इसीलिए इनका निर्माण हुआ है। तो इनके एक यूज में आज हम आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इनका निर्माण क्यों हुआ, जैसा कि आपको पता है कि कुछ इंग्लिश में कुछ सेंटेंस, चाहे इंग्लिश चाहे सेंटेंस चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, इससे मतलब नहीं है। बात यह है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम डूअर को महत्व देते हैं, अर्थात कार्य को करने वाले कर्ता को महत्व देते हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम कर्ता को महत्व नहीं देते हैं, या ये कह सकते हैं कि कभी कभी हमें कार्य करने वाले कर्ता का पता ही नहीं होता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, कौन सी स्थिति, कि जब हम कर्ता को महत्व न दें, अर्थात कर्ता में सब्जेक्ट, अर्थात जब हम सब्जेक्ट को महत्व न दें या सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ हो, हमें पता ही ना हो कि कार्य किसने किया है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करने के लिए बनाए गए हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं पैसिव वॉइस परिभाषा लिख के। तो करना क्या है, जैसा कि आप जानते हो वॉइस
देखो वॉइस मीन्स होता है क्या, वॉच, और इसका मतलब है क्या कि बोलने के प्रकार, कि किस तरीके से हम भाषा को बोलते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस में और दूसरा पैसिव वॉइस में। तो जैसा हमने बताया कि एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वे वाक्य जिसमें हम कर्ता अर्थात सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। कह रहा है क्या, एक्टिव वॉइस क्या है कि वे वाक्य जिसमें हम कर्ता अर्थात सब्जेक्ट को महत्व देते हैं वे एक्टिव वॉइस में होते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस ले लीजिएगा, एग्जाम्पल में दिया है क्या कि उस, हिंदी में देख लेते हैं, कह रहा है क्या, उस लड़के ने मेरी साइकिल चुरा ली। वाक्य दिया है क्या कि उस लड़के ने मेरी साइकिल चुरा ली। इसमें हम साफ साफ देख रहे हैं कि डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन, मतलब कार्य को करने वाला कौन है, और कार्य क्या किया जा रहा है, चुराया जा रहा है। चुराने वाला कौन है, वह उस लड़के। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमें सब्जेक्ट साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कार्य को करने वाला कौन है। कार्य को करने वाला कौन है, उस लड़के, अर्थात वो लड़का है जिसने कार्य किया है। कार्य क्या किया है, चुराया है। तो इसमें सब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो जब सब्जेक्ट इसमें हम किसको महत्व दे रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं और सब्जेक्ट को ही महत्व दिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में, वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है और जो कार्य किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। कार्य करने वाला कौन है, और कार्य क्या किया जा रहा है, चुराया जा रहा है। क्या चीज चुराई जा रही है, साइकिल। तो ये आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट जो डूअर है, और जो चीज की जा रही है वो क्या है, वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्या चुराया जा रहा है, साइकिल। साइकिल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। या हम ये कह सकते हैं क्या कि इसमें हमने सब्जेक्ट को महत्व दिया है, अर्थात साइकिल किसने चुराई है, उस लड़के ने चुराई है। अर्थात हम उस लड़के को महत्व दे रहे हैं जिसने साइकिल चुराई है। तो यहां पर वाक्य एक्टिव वॉइस में है क्योंकि हम सब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं और कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है, दिया है क्या, पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हमने बताया कि पैसिव वॉइस क्या होता है भैया, पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसको महत्व दिया जाता है। कार्य कौन कर रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे दिया है क्या, दिया है क्या कि मेरी, इसी को कर लेते हैं
कि मेरी साइकिल उस लड़के के द्वारा चुरा ली गई। वाक्य दिया है कि मेरी साइकिल उस लड़के के द्वारा चुरा ली गई है, चुरा ली गई। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो कार्य हुआ है, उसको महत्व दे रहे हैं। कार्य क्या हुआ है? चुरा ली गई है। क्या चुरा ली गई है? उसको हम महत्व दे रहे हैं। इसको महत्व दे रहे हैं मेरी साइकिल को, क्योंकि जो कार्य हुआ है हम उसको महत्व दे रहे हैं, मेरी साइकिल। अतः हम लड़के को महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम साइकिल को महत्व दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में पैसिव वॉइस में ये वाक्य कैसे लिखा जाना चाहिए? क्योंकि हमने बताया कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होता है, या सब्जेक्ट हमेशा छुपा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम ये लिख दें, इस सब्जेक्ट को हटा दें, तो वाक्य क्या बनेगा कि मेरी साइकिल चुरा ली गई, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं है। और या कह सकते, ये भी कह सकते हैं क्या कि उस लड़के के द्वारा चुराई गई है, तो हम उस लड़के को महत्व नहीं दे रहे हैं। ये बात को समझाया आपको। एक बार फिर से बता दें कि एक्टिव वॉइस में हम हमेशा सब्जेक्ट को महत्व देते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को सारा का सारा फोकस हमारा सब्जेक्ट पर होता है, अर्थात करने वाले पर होता है। और पैसिव वॉइस में सारा का सारा फोकस हमारा ऑब्जेक्ट पर होता है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है सारा का सारा फोकस हमारा उस पर होता है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के तरीके क्या हैं। पैसिव वॉइस को बना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप जानते हो, चाहे वाक्य चाहे एक्टिव में हो और चाहे वाक्य पैसिव में हो, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दोनों में ही होता है, चाहे वाक्य एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। हेल्पिंग वर्ब हम दोनों में लगाएंगे। एक्टिव से पैसिव में लाने के लिए कुछ परिवर्तन हो जाते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब में कुछ परिवर्तन हम कर देते हैं, और बाकी बनाने का तरीका चाहे वाक्य एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो एक ही रहता है। तो हम आपको वो वर्ब्स बता देते हैं जिन टेंसेस में उन वर्ब का प्रयोग होता है। देख लेते हैं लिखा है क्या कि हेल्पिंग verbs used in passive voice। लिखा है क्या? हेल्पिंग verbs used in passive voice, मतलब पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाने वाली सहायक क्रियाएं। देख लेते हैं। देखिए, पहले हम ले लेते हैं टेंसेस को। अगर वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो आप पैसिव वॉइस में इज, आर और एम का प्रयोग करोगे, प्लस उसके साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो आप इज, आर, एम का प्रयोग करोगे, प्लस उसके साथ में आप इजारे के साथ में बीइंग लगा दोगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
अगर बाकी पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म का तो प्रयोग हर एक टेंस में होता है। इसके बाद में देख लेते हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो हैज बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग करते हो और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है, तो इसके बाद में कौन आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्प वाज अथवा वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और प्लस इसके साथ में आप वर्ब के पहले के समान वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, वाज अथवा वर्ब लगानी है और प्लस वाज वर्ब के साथ में आपको बीइंग का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हाइड बीन का प्रयोग करना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। पास्ट जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इसके बाद में फ्यूचर में आ जाएंगे। फ्यूचर में पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करोगे, विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तीसरा टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। चौथा टेंस आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से सभी टेंशन में केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है, इज आर एम का प्रयोग करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इसका प्रयोग करोगे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करोगे और अगर सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन आई है तो आपको एम का प्रयोग करना है प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आ जाते हैं, सेम का यही बिल्कुल आपका यही सिस्टम लागू होता है। सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर होता है तो आप इसका प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आप आर का प्रयोग करोगे, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आई होता है तो आप एम का प्रयोग करोगे, लेकिन उसके साथ में आप बीइंग का प्रयोग करोगे और उसके पश्चात में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। थर्ड टेंस आता आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप
सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो आप हैज बीन का प्रयोग करोगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो आप हैव बीन का प्रयोग करोगे, और सब इसके साथ साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। जैसा कि हमने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हर एक टेंस में करते हैं। पैसिव वॉइस में दिया है चौथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, वाज और वर के साथ में लगाना है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म समझ लगाना है। जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो वर का प्रयोग, उसके साथ में आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसके बाद दिया है क्या, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वाज और वर के साथ में बीइंग भी जोड़ देनी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज बीइंग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। आते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको करना है क्या, हैड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल आप करना क्या है, हैड बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। इसके बाद में कह रहा है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो आप शैल बी का प्रयोग करोगे, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में आप विल बी का प्रयोग करोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर सब्जेक्ट आई और बी है, प्रोनाउन आई और बी है तो शैल बी, अन्यथा बाकी दूसरे समस्त सब्जेक्ट के साथ में आपको विल बी का लगाना है, और प्लस उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। तरीका वही रहेगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो आप शैल हैव बीन लगाओगे, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में और थर्ड पर्सन के नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ में आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद में थर्ड पर्सन का प्रयोग करना है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, चलो इसी देख लेते हैं। आप देखिए कह रहा है क्या कि अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें मॉडल वर्ब दी हो, कोई भी सेंटेंस जिसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग हो, तो आपको क्या करना है, उसी मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लस आपको उसके साथ में बी का प्रयोग करना है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्या करना आपको है, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ में बी लगाना है, और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। मॉडल वर्ब का मतलब क्या, जैसे दिया है क्या, किसी बात में कैन दिया है, कुड दिया है, मे दिया है, माइट दिया है, शुड दिया है, वुड दिया है, मस्ट दिया है, आर टू दिया है, यूज्ड टू दिया है, एक्सेट्रा। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको हमने नीचे लिख के दिखाए हैं, अगर ये आते हैं तो आपको इनके साथ में बी का प्रयोग करना है। इनको बनाने के लिए हम आपको एक सामान्य सा नियम बताएंगे, एक कॉमन रूल बताएंगे
जो कोई भी टेंस हो, उस रूल का प्रयोग करके आप आसानी से किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। मैं वो रूल आपको बना के दिखाता हूं, वो फार्मूला आपको बना के दिखाता हूं, और आशा करता हूं कि आपने जो ये टेंसेस, फिलहाल इसको हम रिमूव कर रहे हैं और मैं आपको वो कॉमन फार्मूला बताता हूं जिसके द्वारा आप आसानी से किसी भी टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आपको हम एक कॉमन सा फार्मूला बताते हैं और उस फार्मूले को अपना करके, उस फार्मूले का प्रयोग करके आप आसानी से किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सेंटेंस अगर आपका है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर है तो आपको करना क्या है, ये आपका रहेगा फार्मूला। क्या रहेगा फार्मूला? क्या लगाना आपको है, सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट, या इसे आप कह सकते हो, वास्तव में ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम चूंकि पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट का काम करने लगता है, इसलिए हमने यहां पर सब्जेक्ट ही लिखा है, लेकिन वास्तव में वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसको फिलहाल हम सब्जेक्ट ही कहेंगे। आपको लगाना है सब्जेक्ट प्लस लगाना है आपको क्या, हेल्पिंग वर्ब, पूरा लिखे दे रहे हैं। आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके पश्चात में आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपको लगाना है क्या, बाई और प्लस एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बनकर के काम करेगा, इसलिए यहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस इसके बाद में आप लिखोगे कंप्लीमेंट्री वर्ड्स। जो शेष बचे हुए आपके शब्द अगर वाक्य में दिए हुए हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हो। तो इस जनरल फार्मूला की सहायता से, ये आपका कॉमन फार्मूला है, कह सकते हैं यह आपका कॉमन फार्मूला है। इस कॉमन फार्मूले से आप अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हो, चाहे वो किसी भी टेंस को बिलोंग करता हो, आप इस फार्मूले की सहायता से उस टेंस के वाक्य को आसानी से आप बना सकते हो, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। एक हम सेंटेंस देखते हैं, लिखा है क्या एग्जाम्पल में, रमेश रीड्स इंग्लिश ग्रामर एट नून। दिया है क्या, रमेश रीड्स इंग्लिश ग्रामर एट नून। तो क्या करना आपको है, सामने मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। तो रमेश रीड्स इंग्लिश ग्रामर एट नून मीन्स रमेश दोपहर में अंग्रेजी व्याकरण पढ़ता है। क्या पढ़ता है, हम ऑब्जेक्ट का निकाल लेते हैं। जैसे हम जानते हो कि हम किसी भी वाक्य में जब हम क्या, हिंदी में क्या अर्थात इंग्लिश में व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर निकल आता है। लिखा क्या है, रमेश रीड्स इंग्लिश ग्रामर एट नून। रमेश
दोपहर में इंग्लिश ग्रामर पढ़ता है। क्या पढ़ता है? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हमारा ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। इसको हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। लिखा क्या है कि इंग्लिश ग्रामर। अब हम इसमें इसके टेंस पर ध्यान देते हैं। ये वाक्य आप देख रहे हो कि वर्ब में एस लगा हुआ है, अर्थात वाक्य ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको क्या बताया था कि लगाना क्या है कि इज आर एम के साथ भी क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर ये सब्जेक्ट आपका बनेगा सिंगुलर, मतलब एक वचन। और हमने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है इज, प्लूरल के साथ में आर, और अगर प्रोनाउन आई आता है तो उसके साथ में आपको लगाना है एम। तो चूंकि ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन रहा है तो इसलिए आपको क्या लगाना है? इज। तो क्या हो जाएगा? ग्रामर इज। और फिर आपको बताया था क्या करना, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है? सभी आपका लग गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी लग गई। मेन वर्ब क्या आपका रहेगा? मेन वर्ब क्या आपकी है? रीड। और रीड की चूंकि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए रीड की थर्ड फॉर्म आपकी क्या बनेगी? रेड, READ, रेड। और फिर क्या लगाना है आपको? बाई। इसके बाद आपको लगाना है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? रमेश। और आपकी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स कौन से हैं? एट नून। इसको आप उनके स्थान पर ही रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये वाला, और इस वाले कॉमन फार्मूले से हमने इस वाक्य को आपको बना के दिखाया। और अगर किसी अन्य टेंस का हो, अगर किसी अन्य टेंस का वाक्य हो लेकिन अफर्मेटिव में हो, तो भी हम इसी कॉमन फार्मूले से उस वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस देख लीजिएगा। लिखा है मदर विल कुक breakfast for my फ्रेंड्स। दिया है क्या? मदर विल कुक ब्रेकफास्ट फॉर माई फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं वाक्य आपका अफर्मेटिव में है, तो इसी वाले फार्मूले से हम इस वाले सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यह क्या है? मदर विल कुक ब्रेकफास्ट फॉर माई फ्रेंड्स। माता जी मेरे दोस्तों के लिए नाश्ता बनाएंगी। तो इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस में। क्या करेंगे देखते हैं। पैसिव हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट को मार देते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बनाएगी? ब्रेकफास्ट। क्या बनाया जा रहा है? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट को हम क्या करेंगे? सभी बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया? दिया है क्या? ब्रेकफास्ट। और सभी का क्या हो गया? ब्रेकफास्ट। इस फार्मूले के अनुसार अब हमें क्या लगाना है? हो गया। तो इसके ऑब्जेक्ट को हमने सभी बनाया ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। तो पहले हम देख लेते हैं इसका टेंस कौन सा है। मदर विल कुक ब्रेकफास्ट फॉर माय फ्रेंड्स। तो माता जी मेरे मित्रों के लिए नाश्ता बनाएंगी। क्या बनाएंगी? ब्रेकफास्ट। वाक्य आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। वाक्य आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में।
और हमने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडिपेंडेंस में आपको करना क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, विल बी और शैल बी का प्रयोग करना है। जैसा कि बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बन रहा है आई और वी, तो आपको शैल बी का प्रयोग करना है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में, थर्ड पर्सन के नाउन और प्रोनाउंस के साथ में आपको विल बी का ही प्रयोग करना है। तो क्योंकि वाक्य थर्ड पर्सन का है इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल बी। और फिर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब क्या है आपका, कुक, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, कुक्ड। कुक्ड और उसके बाद में बाई, फिर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मदर। मदर को बना लेंगे हम ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब क्या है, फॉर माई फ्रेंड, फॉर माई फ्रेंड। तो आप क्या कर रहा है कि आपने देखा होगा कि हमने यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स जो हैं वो लास्ट में रखे हैं। ये सामान्यतया अगर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हमारा कोई भी एडवर्ब बन रहा हो या एडवर्बियल फ्रेज बन रहा हो तो ही लास्ट में लगाना उचित रहता है। अदरवाइज अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स नाउन बन रहा है या कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का बन रहा है तो हमें वर्ब के बाद में ही उनको लगाना ज्यादा उचित रहता है। तो इसको हम आपको इस प्रकार से बना के दिखाते हैं। करना क्या आपको है, पूरा का पूरा वही रहेगा कि ब्रेक फास्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर आपका है, विल बी। थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड। और क्योंकि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है वो बन रहा है क्या, नाउन, तो इसलिए इनको हम वर्ब के बाद में लगाना ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा उचित रहेगा। तो क्या करेंगे, फॉर माई फ्रेंड्स और उसके पश्चात में बाई मदर। तो जैसा कि आपने देखा, जो फॉर्मूला देखा आपने है, दिया हुआ फॉर्मूला देखा आपने है, क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेंस